आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार हाँ, अंतिम संस्कार के पहले, हाँ। तो क्या बीत रही थी आप पर? 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी गईं, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? अब ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्याकांड पर अब जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आईजीकर हॉस्पिटल के सामने अचानक से उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। ऐसे में ये जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी ये केस दिन प्रतिदिन और भी उलझता ही जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है या फिर वो कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबा देना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की तादाद में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर वो लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वो लोग बाहर के हों या फिर वो लोग हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहे हों। लेकिन जब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था तो उसके बाद ही आधी रात को उपद्रवी भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो लोग हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर ये घटना घटी थी यानी जो क्राइम सीन है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती हैं कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी, हॉस्पिटल का प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं, या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है। यानी इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूत को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जब उनसे इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया और प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके अख्तर अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासा किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं वो पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा गहरा नाता है और इसी वजह से वो बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो एक बार आप भी सुन लीजिए। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। तो सुना आपने, अख्तर अली बता रहे हैं कि किस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती हैं और भी बहुत सारी धांधलेबाजी वहां पैसों के बेसिस पर होती है। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने पुलिस को लेकर जो सवाल उठाए थे कि पुलिस ने किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की मौत को सामान्य मौत बता दिया था। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हों, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और वो भी उसी हॉस्पिटल को लेकर। यानी पहले भी इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी सवाल उठे थे
क्योंकि ऐसा ही एक केस 2001 में सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीज एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती है। साथ ही आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है या अय्याशी का अड्डा। और अगर ये सारी चीज उस समय हुई थी तो आखिर पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही रिएक्ट क्यों किया था। दरअसल साल 2001 में सौमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। सौमित्रा विश्वास भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी माँ से बात की और कहा कि वो कल घर आ जाएगा, लेकिन उसके अगले दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सुमित्रा विश्वास की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे पंखे से उतारते हैं और फिर थोड़ी देर जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि ये तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है और उसने खुदकुशी की है। लेकिन सौमित्रा विश्वास के माता पिता ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि सौमित्रा ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है। सौमित्रा विश्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो एक होनहार बच्चा था। उसकी माँ बताती है कि सौमित्रा विश्वास ने मुझे फोन किया था और उसने अपनी माँ से 2 दिन बाद घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि माँ हमारे एग्जाम हो गए हैं, इसलिए मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊंगा। उसकी माँ का कहना था वो अचानक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सौमित्रा ने किसी लड़की से अफेयर के चलते अपनी जान दी है, यानी वो प्यार में फेलियर था। वो किसी लड़की से प्यार करता होगा और उस लड़की ने सौमित्रा को प्यार में धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से सौमित्रा विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन सौमित्रा की माँ पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अकेली ही डटी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खुद ही अपनी जान दी है। सौमित्रा विश्वास की माँ का कहना था कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा ओपन किया गया और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय उमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है और उमिता दास भी उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी और उमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर जब उमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्रा विश्वास का एक तरीके से मर्डर हो गया था। और जब ये सारी चीज सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट्स भी खुलकर सामने आते हैं और वो स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया था, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्टल में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी। और अगर आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। TNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वो लोग वहां पहुंचे और जब कुछ स्टूडेंट सामने आए तो पता चला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता है। महिलाओं को लेकर डील होती है, पैसे में लड़कियां बेची जाती हैं और साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का काम भी होता है, यानी ब्लू फिल्म बनाने का भी काम किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में ये सब चीजें कैसे होती थी। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट शामिल हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर भी शामिल थे और कोई पॉलिटिकल डीलर भी इसमें उनके साथ भी मिला हुआ है, जिसकी सह से ये सारा काम होता है। उमिता दास यानी जो सौमित्रा विश्वास की दोस्त थी, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो भी इस रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करती है। वो हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तो तब स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं और उनका कहना था कि सौमित्रा विश्वास ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसका कत्ल किया गया है। और तहकीकात होने पर यानी TNN के रिपोर्ट्स ने जब उनसे बाकी चीजों के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर यानी छुट्टी के दिन लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है
उनमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक टेबल भी पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टर्स रखे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं। और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट उनमें इन्वॉल्व हैं वो वीकेंड के दिनों में भी वहीं रहते हैं। इसके बाद वहां पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और पोर्न फिल्म की शूटिंग की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब लड़कियां नहीं मिलती थी, यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिलती थी, तो ऐसे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी उस जगह लाई जाती थी। और डेड बॉडी जिनका पोस्टमार्टम नहीं किया होता था, जिनकी चीर फाड़ नहीं की गई होती थी, यानी जो डेड बॉडी सही सलामत होती, उनको वहां लाया जाता था और फिर उनकी न्यूड बॉडी शूट की जाती थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती थी। इसके बाद उन वीडियो की एडिटिंग की जाती थी, उन्हें मॉप किया जाता था, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता था, यानी एक डेड बॉडी के साथ पोर्न फिल्म शूट की जाती थी और फिर उसके ऊपर किसी और का चेहरा लगा दिया जाता था। और जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन सौमित्रा विश्वास इसका शिकार हो गया था, क्योंकि उसकी दोस्त भी उस रैकेट का शिकार हो गई थी। हालांकि उसने उससे पहले कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन बात जब उसकी दोस्त उमिता दास पर आई, जब उसकी फोटो एडिट की गई और एक न्यूड शरीर के ऊपर लगा दी गई, के बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, तो तब सौमित्रा विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और फिर 25 अगस्त को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और वो भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे का कत्ल किया गया है। और तो और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में रूम नंबर 15 है। टीएनएन की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि जब टीएनएन के रिपोर्ट उस हॉस्टल के रूम 15 में पहुंचे, तो वहां पर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर किसी तरह से टीएनएन के रिपोर्टर उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 तक पहुंचे। और जब उन्होंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वो खुल नहीं रहा था। उसका दरवाजा बहुत टाइट बंद किया गया था। उस कमरे की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। टीएनएन रिपोर्टर अंदर देखते हैं कि जो बच्चों ने बताया कि वहां पर एक ट्राइपॉड है, रिफ्लेक्टर है, लाइट है, टेबल है, यानी सब कुछ वहां पर रखा हुआ था। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट छापी और कहा गया कि जो बच्चों ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है। उस कॉलेज के अंदर और साथ ही साथ वहां जो हॉस्टल बनाए हुए थे, उनके अंदर भी कहीं न कहीं ऐसी चीज होती है। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर बहुत फेमस हुए थे। वो डॉक्टर भी इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करते थे। उन्होंने सौमित्रा विश्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी, तो तब पूरी तरह से साफ हो गया था कि सौमित्रा विश्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। और जैसे उस केस में सौमित्रा के मुंह में रुमाल ठूसने की बात कही गई है, ठीक वैसे ही ट्रेनी डॉक्टर, जिनका अभी हाल ही में सेमिनार हॉल में रेप के बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी 2001 में सौमित्रा विश्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए ये कितना रहस्यमयी या मिस्टीरियल हॉस्टल है। आप सोचिए कैसे एक क्लास को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, और उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती है। यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना जीनियस क्राइम होता था। खैर, अब हम आते हैं ट्रेनी डॉक्टर केस की तरफ। जैसे उस समय सौमित्रा विश्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने खुदकुशी की है। हालांकि वारदात को देखकर पहले ही नजर में कोई भी इस कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले ही सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया, जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि बुरी तरह से जख्मी लाश
हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है? और तो और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर के उन सहकर्मियों की भूमिका क्या है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार में सोने का फैसला किया और इसके बाद ये वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी ये जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उनकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में है, उन्हें भी अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहला जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वो ये है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर ये कोई पहले से ही साजिश थी। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर इस मामले को पूरा सच जानने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय राय सिर्फ एक मोहरा है या फिर वो अकेला ही ट्रेनी डॉक्टर का कातिल है और गुनाहगार है। ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम संजय रॉय है, जो इस हॉस्पिटल में हर जगह फ्रीली घूमता रहता था, यानी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती थी, अब 2024 में संजय के फोन में भी उस तरह का हार्ट हीटिंग पोर्नोग्राफी फिल्म मिला है, यानी ऐसी ब्लू फिल्म जिसमें किसी को यातनाएं देकर आपको संतुष्टि मिलती हो। इस तरह की पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिले थे। वो भी एक नहीं, कई वीडियो मिले थे। यानी उसकी आप मानसिक प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वो इस तरीके का क्रूर कृत्य कर रहा था तो उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। हम आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं और हमारा मकसद यही था कि आपको ये बता सकें कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिनकी फाइलें दबाकर रखी गई हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है तो सीबीआई इसकी भी पुख्ता जांच जरूर करेगी। क्या इसमें संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है? क्योंकि अब तक जैसा कहा जा रहा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कृत्य को नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से क्रूरता बर्बरता उस डॉक्टर के साथ की गई है उसमें संजय रॉय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर भी इल्जाम है, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उनको प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा और अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो फिर सीबीआई उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी और शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी ये इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या फिर ये केस भी सौमित्रा विश्वास केस की तरह ही फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और उस बच्ची के गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि जगह जगह पर डॉक्टर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप
को सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।